तो फ्रेंड्स, अभी जो एक क्वाड समिट हुआ है जापान के टोक्यो शहर में, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया था। उस क्वाड समिट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पे डिस्कस हुआ था क्वाड कंट्रीज़ के बीच में। इंडिया में अभी भी कई लोगों की ये कन्फ्यूज़न है कि क्वाड है क्या, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्वाड फॉर्म क्यों हुआ था। आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्वाड फॉर्म क्यों हुआ था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका फ्यूचर क्या है और अभी इसकी पोजीशन क्या है। आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, सारी चीज़ें, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन सिंह रावत और आप देख रहे हैं जी टॉक्स मीडिया। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन हिट करिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, क्वाड मतलब क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग्स, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्वाड है। क्वाड एक स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग है जिसको इनिशिएट किया गया था 2007 में जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे द्वारा, अलॉन्ग विद ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर जॉन हावर्ड, इंडियन प्राइम मिनिस्टर उस समय के डॉक्टर मनमोहन सिंह और यूएस के वाइस प्रेसिडेंट डिक चैनी के साथ। आपने ऐसे कई सारे ग्रुप्स के नाम सुने होंगे, जैसे G7, G20, नेटो, WTO, सार्क। ऐसे कई सारे ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं और कई सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जिसमें इंडिया भी शामिल है। इन सभी ग्रुप्स का एक मोटिव होता है, एक मकसद होता है फॉर्म्स होने का। अभी दुनिया में ऐसे कई सारे फोरम एग्जिस्ट करते हैं जिनको एक खास मकसद के लिए बनाया गया है। उसमें जैसे इकोनॉमी, ट्रेड, टेलीकॉम, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, सोलर एनर्जी, साइबर सिक्योरिटी या फिर क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज़ पे ये ग्रुप्स फॉर्म होते हैं। या फिर कई बार किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को काउंटर करने के लिए भी ग्रुप्स को फॉर्म किया जाता है। क्वाड भी एक खास मकसद के लिए फॉर्म हुआ था। क्वाड का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना की मोनोपोली को कम करना था। अब यहाँ से मैं आगे बढ़ूँ, पहले इस टर्म इंडो पैसिफिक को मैं क्लियर करना चाहूँगा। इंडो पैसिफिक एक समुद्री क्षेत्र है, एक सी एरिया है जो हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन से लेके पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर के एक बड़े से एरिया को कवर करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज होता है कि स्ट्रेटेजिकली इंडो पैसिफिक रीजन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अब इसके इंपॉर्टेंस के बहुत सारे रीजन्स हैं। अब इसका पहला रीज़न ये है कि इंडो पैसिफिक का दुनिया की लगभग 60% से ज़्यादा की आबादी को कवर करता है, जिसमें दुनिया की दो सबसे बड़ी आबादी वाले देश भारत, चाइना और दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया के साथ साथ बहुत सारी कंट्रीज इसमें कवर होते हैं। इसके अलावा दुनिया की 10 में से 7 सबसे लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी इंडो पैसिफिक रीजन द्वारा कवर होती है। इसके अलावा दुनिया के 10 सबसे बिजिएस्ट सी पोर्ट और 60% ऑफ ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड भी इंडो पैसिफिक रूट के थ्रू ही होता है। मैरीटाइम ट्रेड मतलब जो व्यापार समुद्र के थ्रू होता है, मतलब जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री को गुड्स जाता है वो शिप्स के थ्रू जाता है। इसके अलावा इंडो पैसिफिक उन 6 कंट्रीज़ को कवर करता है जिनके पास न्यूक्लियर पावर है। उसमें इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, रशिया और अमेरिका शामिल है। इसलिए ट्रेड के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से और ऊपर बताए गए सभी पॉइंट्स के लिहाज से ये इंडो पैसिफिक रीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए जैसे मैंने पहले कहा कि दुनिया की 60% आबादी इंडो पैसिफिक रीजन द्वारा कवर होती है, इसलिए अगर किसी कंट्री को दुनिया के अलग अलग कोनों में ट्रेड के थ्रू पहुंचना है, उसके लिए इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी रीच और अपनी पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। यही रीज़न है कि इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए क्वाड का फॉर्मेशन हुआ था, जिसमें एशिया की 3 बड़ी इमर्जिंग पावर, जिसमें जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया शामिल था, वो क्वाड के रूप में सामने आए थे और क्वाड का फॉर्मेशन हुआ था। इंडो पैसिफिक रीजन को पहले एशिया पैसिफिक रीजन कहा जाता था, लेकिन एशिया पैसिफिक कहने से चाइना को एक सॉफ्ट बेनिफिट मिलता था, क्योंकि अगर आप एशिया की बात करते हैं तो एशिया में भी चीन एक सेंटर पावर है, एक इकोनॉमिक सुपर पावर है। तो एशिया पैसिफिक कहने से कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट चाइना को मिलता था। उसके बाद अमेरिका आदि देशों ने इसको एशिया पैसिफिक की जगह इंडो पैसिफिक कहना शुरू करा, जिससे चाइना के ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट किया जा सके। अब इसमें एक क्वेश्चन रेज होता है कि क्वाड को फॉर्म करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब जैसे मैंने पहले बताया कि इंडो पैसिफिक रीजन एक स्ट्रैटेजिकली ट्रेड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, इसलिए इस पर किसी एक कंट्री का दबदबा होना, किसी एक कंट्री की मोनोपोली होना दूसरे कंट्री के लिए एक हार्मफुल साइन था। अब इसमें क्वेश्चन रेज होता है कि क्वाड को फॉर्म करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब इसका आंसर सिंपल सा है कि इंडो पैसिफिक रीजन में चीन अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाता जा रहा था। वह इकोनॉमिकली और मिलिट्रली खुद को स्ट्रेंथन कर रहा था इंडो पैसिफिक रीजन में। इसके अलावा उसने अपनी नेवी को मॉडर्नाइज करना शुरू करा, नेवी को वेपनाइज करना शुरू करा। और इसके अलावा चाइना छोटे छोटे देशों को लोन दे रहा है, वहाँ पे हैविली इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिससे वो अपनी इस रीजन में और दबदबा बढ़ा सके। और जो क्वाड का फॉर्मेशन हुआ तो यही हुआ था कि जो इंडो पैसिफिक रीजन में किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की दानाशाही नहीं होनी चाहिए, उसकी मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। और इसमें खासकर क्वाड कंट्री का जो फॉर्मेशन हुआ था वो चीन की दादागिरी को रोकना ही था। क्वाड का एक जो मेन ऑब्जेक्टिव है इंडो पैसिफिक रीजन में वो है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। मतलब कि अगर कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री को गुड्स भेज रही है, कुछ सामान भेज रही है, तो उसमें किसी भी टाइप की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए किसी कंट्री द्वारा। इसी बात पे क्वाड कंट्री हमेशा से जोर देती हुई आ रही है।
अब यहाँ पे बात करते कि क्वाड जिसका फॉर्मेशन चाइना को काउंटर करना ही था, वो इस मकसद में कितना सक्सेसफुल हुआ है, कितना उसका गोल अचीव हुआ है। जो क्वाड कंट्रीज़ का एक ऑब्जेक्टिव है कि इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को मेंटेन करना, उस गोल में वो कहाँ तक पहुँचे हैं और कहाँ तक वो इसको अचीव कर पाए हैं, अब इस पे बात करते हैं। चाइना का क्वाड कंट्रीज़ के हर एक मेंबर के साथ हैविली ट्रेड है। क्वाड कंट्रीज़ के सबसे मेन प्लेयर यूएस के साथ चाइना का 2020 में $615 बिलियन का ट्रेड था, जिसमें चाइना के द्वारा $450 बिलियन का एक्सपोर्ट यूएस को किया गया था, और वही सिर्फ 165 बिलियन का एक्सपोर्ट यूएस द्वारा चाइना को किया गया था, जिसमें यूएस का जो ट्रेड डेफिसिट था, मतलब व्यापार घाटा, वो लगभग 285.5 बिलियन डॉलर तक था। और वही 2021 में यह ट्रेड 755 बिलियन डॉलर यानी ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया था, और यूएस का जो ट्रेड डेफिसिट था, व्यापार घाटा था, वो 285.5 बिलियन डॉलर से बढ़कर 355 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। क्वाड का जो दूसरा मेंबर है ऑस्ट्रेलिया, चीन ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। भले ही 2020 में ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने चाइना पे एक इंटरनेशनल इंक्वायरी बैठाने की मांग करी थी कोविड-19 के ऊपर, लेकिन फिर भी 2021 में चाइना और ऑस्ट्रेलिया का जो ट्रेड था उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ था इन तलखियों के बावजूद। और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी चाइना एक महत्वपूर्ण ट्रेडिंग पार्टनर है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया चाइना को बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है और इंपोर्ट उसका कम है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के लिए चाइना को नाराज़ करना, उसको खफा करना, एक टाइप से खुद की पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। इसलिए इंटरनेशनल फोरम में आज भी ऑस्ट्रेलिया चाइना को डायरेक्टली काउंटर करने से गुरेज करता है, परहेज करता है। क्वाड का जो तीसरा पार्टनर है जापान, जापान और चाइना के बीच में $317 बिलियन का ट्रेड है, जो जापान के टोटल ट्रेड का 20% है। जापान की खुद की तरक्की में चीन की तेज़ रफ्तार से बढ़ती हुई इकॉनमी का बहुत बड़ा हाथ है। आज चाइना की बहुत सारी फैक्ट्रियां मेड इन जापान की मशीनें, हाईटेक कंपोनेंट्स और बहुत सारी तकनीकी जानकारियां जो जापान द्वारा चाइना को दी जाती हैं, वो यूज़ करती हैं। इसके अलावा चीन के लाखों पर्यटक हर साल जापान विजिट करने जाते हैं और वहाँ पे ढेर सारा पैसा लुटा के आते हैं। इसलिए जापान के लिए चीन एक टूरिज़्म के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट होने के बावजूद भी जापान के लिए चीन को डायरेक्टली काउंटर करना, डायरेक्टली अपोज करना खुद के लिए हार्मफुल हो सकता है। और इसमें क्वाड का जो चौथा मेंबर है भारत, भारत के साथ भी चाइना का लगभग $100 बिलियन का ट्रेड है, जिसमें भारत का इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। मतलब भारत का ट्रेड डेफिसिट, व्यापार घाटा चाइना के साथ बहुत ज़्यादा है। तो इस टोटल स्टैटिक्स को अगर एनालिसिस करें तो क्वाड के 3 मेंबर चाइना के 10 सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक हैं, जिसमें अमेरिका नंबर 1 पे, जापान नंबर 4 पे और इंडिया नंबर 8 पे चाइना का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। भले ही इंडिया की भी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा भी है कई मामलों में, लेकिन इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी रही है वो बहुत कैलकुलेटेड रही है, बहुत नपी तुली रही है। एस जयशंकर जो भारत के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्वाड के संदर्भ में ये कहा था कि हमारा उद्देश्य कोई किसी कंट्री को काउंटर करना नहीं है, बल्कि हम इंडो पैसिफिक रीजन में एक सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के फॉर्मूले को लेके चल रहे हैं और हम उस रीजन में शांति चाहते हैं। तो ये एक अच्छी अप्रोच है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और क्वाड से रिलेटेड जो डाउट्स आपके मन में थे वो क्लियर हो होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और आगे और इन्फॉर्मेटिव और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।